क्या आपको पता है कि मुंबई जैसे शहर में एक कत्ल की ऐसी वारदात हुई थी जिसने न सिर्फ टीवी इंडस्ट्री बल्कि पूरे बॉलीवुड में सनसनी फैला दी थी। इस हत्या का मकसद आज भी एक सवाल बना हुआ है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आज की कहानी एक उभरते सितारे की है जिनके सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन उनकी जिंदगी को बेरहमी से खत्म कर दिया गया। हम बात कर रहे हैं कृतिका चौधरी केस की। ये कहानी शुरू होती है सपनों की नगरी मुंबई से। अंधेरी वेस्ट में आरटीओ ऑफिस के पास स्थित 4 बंगला इलाके की भैरवनाथ एसआरएस सोसाइटी में, जहां 12 जून 2017 की सुबह करीब 10 बजे एक शख्स ने पुलिस को फोन किया। उन्होंने बताया कि भैरवनाथ सोसाइटी की 5वीं मंजिल के रूम नंबर 503 से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी का शव सड़ रहा हो और डीकंपोज हो चुका हो। ये इलाका अंबोली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता था। खबर मिलते ही पुलिस इंस्पेक्टर अपने कुछ सहयोगियों के साथ तुरंत बिल्डिंग की ओर रवाना हो गए। मामला गंभीर था, इसलिए 53 अपार्टमेंट वाली इस बिल्डिंग के पास लोगों की भीड़ जुटने लगी। हर कोई ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर माजरा क्या है। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। फ्लैट का मेन दरवाजा बंद था और उस पर ताला लगा हुआ था। पता चला कि ये फ्लैट फिल्मों और टीवी सीरियल में काम करने वाली अभिनेत्री कृतिका चौधरी का है। वो करीब 2-3 सालों से इस फ्लैट में रह रही थी। पुलिस ने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से पूछताछ की कि आखिरी बार कृतिका को कब देखा गया था। पड़ोसियों ने बताया कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि कृतिका एक अभिनेत्री थी और अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहती थी। वो कब आती थी और कब जाती थी, इसका कोई निश्चित समय नहीं था। कई बार वो शूटिंग के कारण कई दिनों तक घर नहीं लौटती थी। पड़ोसियों की उससे ज्यादा जान पहचान भी नहीं थी, इसलिए उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वो घर पर है या नहीं। इसके बाद पुलिस ने बिल्डिंग के स्टाफ जैसे मेंटेनेंस वर्कर और सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर फ्लैट की चाबी के बारे में पूछताछ की, लेकिन किसी के पास भी इसकी चाबी नहीं थी। अब पुलिस के पास ताला तोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। हालांकि पुलिस ऐसे ही किसी के घर का ताला नहीं तोड़ सकती थी, इसलिए इंस्पेक्टर ने अपने सीनियर्स को कॉल कर पूरी स्थिति बताई कि कमरे से शव जैसी दुर्गंध आ रही है और बिना ताला तोड़े अंदर जाना संभव नहीं है। फिर पुलिस ने ताला तोड़ने के लिए अनुमति प्राप्त की। कुछ समय बाद कई लोगों की मदद से ताला तोड़कर दरवाजा खोला गया। जैसे ही दरवाजा खोला गया, एक तेज दुर्गंध का झोंका सभी के ऊपर पड़ा, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। इस गंध से सभी परेशान हो गए थे, लेकिन जैसे तैसे लोग अंदर प्रवेश करते हैं। सबसे पहले ठंड का एहसास होता है, क्योंकि लिविंग रूम में एसी ऑन था और 19 डिग्री सेल्सियस पर चल रहा था। साथ ही लाइट्स भी ऑन थी और पंखे चल रहे थे। कमरे में किसी महिला का शव पड़ा हुआ था, जो डीकंपोज होना शुरू हो चुका था। शव की पहचान करते हुए पता चला कि ये अभिनेत्री कृतिका चौधरी का शव था। फौरन इंस्पेक्टर ने अपने सीनियर ऑफिसर को सूचित किया और कुछ ही देर में एससीपी, डीसीपी, थाना प्रभारी और अन्य बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। साथ में फॉरेंसिक टीम भी बुला ली गई थी। शव की जांच करने पर यह महसूस हुआ कि शव 3-4 दिन पुराना था। शव के सिर पर गहरी चोट के निशान थे और जमीन पर बिखरे हुए रक्त सूख चुके थे। पुलिस को शव के पास से एक मोबाइल फोन मिला, जो शायद कृतिका का ही था। इसके बाद फॉरेंसिक टीम ने घर की पूरी तलाशी शुरू की। कृतिका के बेडरूम में बेड पर कुछ पाउडर जैसे पदार्थ बिखरे हुए थे। इसके साथ ही एक पैकेट भी पाया गया, जिसे देखकर ऐसा लगा कि ये नशीली पदार्थ हो सकता है। पुलिस ने तुरंत इस पदार्थ को सांता क्रूज के फॉरेन लैब में भेज दिया ताकि उसकी जांच की जा सके। पंचनामे के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट ADR दर्ज की, क्योंकि शुरुआत में स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये किसी दुर्घटना का परिणाम हो सकता है। वहीं फोन की जांच करते हुए पुलिस को इसमें कृतिका के माता पिता और भाई के नाम के फोन नंबर मिले। पुलिस ने इन नंबरों पर कॉल करके कृतिका के माता पिता और भाई से संपर्क किया। उन्होंने कृतिका की माताजी और भाई को मुंबई बुलाया और इन दोनों ने बताया
कि वे हरिद्वार के एक छोटे से गांव में रहते थे। जब उन्हें अपनी बेटी के बारे में पता चला तो वो तुरंत मुंबई के लिए निकल पड़े। कृतिका के माता पिता को यह समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी को आखिर क्या हो गया था, क्योंकि 7 तारीख को ही उनसे बात हुई थी। उनका गुस्सा, चिंता और हैरानी सब कुछ मिलाकर एक बुरी स्थिति बन गई थी। क्राइम सीन की जांच के बाद बड़े ऑफिसर्स ने यह केस इंस्पेक्टर को सौंप दिया और आगे की कार्यवाही के लिए वापस लौट गए। कुछ घंटों बाद ही कृतिका का पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के पास पहुंची। इस रिपोर्ट में मृत्यु का कारण कृतिका के सिर पर गहरी चोट बताया गया था। इसके साथ ही शरीर पर कई अन्य चोटें भी पाई गई, जिससे ये साफ हो गया कि किसी ने कृतिका के साथ झड़प या हाथापाई की होगी। ये रिपोर्ट कातिलाना वारदात की तरफ इशारा कर रही थी। घर की छानबीन के दौरान पुलिस को एक लोहे का पंच मिला, जिससे ये संकेत मिलता था कि कातिल ने ये पंच पहनकर कृतिका के सिर पर मुक्के से वार किया होगा। इसके अलावा रक्त से सने हुए एक शर्ट और एक टी शर्ट भी मिले, जो शायद कातिलों के थे। अब जब कत्ल की पुष्टि हो गई तो पुलिस ने आईपीसी धारा 302 के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कत्ल का केस दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने आसपास रहने वाले लोगों, पड़ोसियों और सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ शुरू की। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि कहीं कृतिका का किसी से झगड़ा हुआ था या वो किसी से बहस या अनबन करती थी। इसके अलावा ये भी पूछा गया कि क्या किसी संदिग्ध व्यक्ति को यहां आते जाते देखा था। हालांकि इन सभी पूछताछों के बाद पुलिस को ऐसी कोई ठोस जानकारी नहीं मिली जिससे मामले में कोई नई दिशा मिल सकी। बिल्डिंग में कुछ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, जिनकी फुटेज की जांच की गई। एक कैमरे की फुटेज में 2 संदिग्ध लोग दिखाई दिए, जो ना तो यहाँ के निवासी थे और ना ही उन्हें पहले कभी यहाँ देखा गया था। इन दोनों का चेहरा दूसरे एंगल से छिपा हुआ था, लेकिन कैमरे की फुटेज में केवल एक ही एंगल में इन दोनों को देखा गया था। कृतिका के फोन की आगे की जांच करने पर पता चला कि 5 जून को कृतिका का जन्मदिन था और उसने अपने दोस्तों के साथ घर पर केक काटा था। कृतिका ने 6 जून को अपने जन्मदिन की एक छोटी सी पार्टी आयोजित की थी। इस पार्टी की फोटो एक वॉचमैन ने ली थी, जो उसी बिल्डिंग में ड्यूटी पर था। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने बिल्डिंग के कर्मचारियों पर अपनी नजरें डाली और इनसे सख्ती से पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान संदेह सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड पर जाता हुआ नजर आया। पता चला कि इनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड गायब था और छुट्टी पर था। पुलिस ने मैनेजमेंट से संपर्क किया और पता चला कि वो सिक्योरिटी गार्ड लखनऊ में है। इसके बाद पुलिस ने लखनऊ पहुंचकर सिक्योरिटी गार्ड से मुलाकात की। गार्ड ने बताया कि वो कई दिनों से लखनऊ में ही था और इसलिए वो कृतिका के कत्ल से संबंधित नहीं हो सकता था। पुलिस के हिसाब से कत्ल 7 से 10 तारीख के बीच हुआ हो सकता था, लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड तो इससे पहले ही लखनऊ में था, तो वो मामले से बाहर हो गया। अब पुलिस ने गार्ड के बैकग्राउंड की जांच की और जब सब कुछ सामान्य पाया गया तो उसे रिहा कर दिया गया। इसके बाद पुलिस लखनऊ से वापस मुंबई लौट आई। इसी बीच कृतिका के भाई और मां भी मुंबई पहुंच गए थे। पुलिस ने कृतिका के शव से संबंधित सारी जानकारी एकत्र कर ली थी और अब शव को कृतिका के परिवार को सौंप दिया गया। कृतिका के माता पिता को अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर गहरा सदमा लगा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी को इस तरह की हिंसा का शिकार होना पड़ा। कृतिका का सपना सिर्फ अपने लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने का था और वो मुंबई अपने सपनों को पूरा करने आई थी। इसके बाद कृतिका का अंतिम संस्कार मुंबई में ही कर दिया गया। इस केस की गंभीरता को देखते हुए ये अब एक हाई प्रोफाइल मामला बन चुका था और अंबोली पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच भी मामले की जांच में शामिल हो गई थी। कृतिका के फोन की डिटेल्स निकाली गई और उसमें ज्यादातर नंबर उसके दोस्तों, फिल्मों और टीवी सीरियल के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और अन्य इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के थे। पुलिस ने बारी बारी से सभी लोगों से पूछताछ की, लेकिन कहीं से कोई ठोस लीड नहीं मिली। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने कृतिका की मां और भाई से पूछताछ करने का फैसला किया,
ये जानने के लिए कि क्या कभी कृतिका ने उनसे कोई ऐसी बात की थी जो इस केस को सुलझाने में मदद कर सके। हो सकता है कि कृतिका के किसी दुश्मन के बारे में इन्हें कुछ जानकारी हो। पूछताछ के दौरान एक हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई। कृतिका उत्तराखंड के हरिद्वार में अपने परिवार के साथ रहती थी और उसके पिता अपने क्षेत्र में काफी सम्मानीय इंसान थे। उनकी मिडिल क्लास फैमिली थी, लेकिन उनके पास अच्छा खासा पैसा भी था। कृतिका का स्कूल ऐसा था जहां नाटकीय प्रोग्राम होते थे और यहीं से उसकी एक्टिंग में रुचि पैदा हुई। धीरे धीरे उसकी एक्टिंग की रुचि एक ड्रीम में बदल गई। कृतिका स्कूल के प्रोग्राम में ड्रामा और अभिनय में हमेशा सबसे आगे खड़ी रहती थी। अपनी एक्टिंग की वजह से कृतिका ने स्कूल में कई पुरस्कार भी जीते, जिससे उसका मनोबल और भी बढ़ गया। एक दिन कृतिका ने अपने माता पिता से एक्टिंग में करियर बनाने के लिए मुंबई जाने की बात की। ये सुनकर उसके माता पिता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वे चाहते थे कि उनकी बेटी अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करे और एक डॉक्टर या इंजीनियर जैसी सर्विस में जाए, जो आमतौर पर मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक आदर्श होता है। लेकिन कृतिका ने अपने माता पिता की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने कहीं से सुना था कि मॉडलिंग करने से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की नजर पड़ती है और इस तरह से फिल्मों में रोल मिल सकते हैं। यही सोचकर कृतिका ने अपना फोटो शूट कराया और एक अच्छा प्रोफाइल तैयार किया। इसके बाद कृतिका ने उत्तराखंड में छोटे छोटे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को अपनी प्रोफाइल भेजना शुरू कर दिया। कहीं पर वो खुद जाती तो कहीं पर अपनी प्रोफाइल भेज देती थी। इस तरह से धीरे धीरे उसे छोटे मोटे मॉडलिंग के काम मिलने लगे और थोड़े बहुत पैसे भी कमाने लगी। इसके बाद उसने मुंबई में भी कई जगहों पर अपनी प्रोफाइल भेजना शुरू किया और यहां से भी उसे कुछ ऑफर आने लगे। अब कृतिका ने अपने माता पिता से मुंबई जाने की रिक्वेस्ट की और हालांकि माता पिता को अपनी बेटी के सपनों से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उनकी काम के प्रति लगन को देखकर वे उसे मुंबई जाने की इजाजत दे देते हैं। 2009 में कृतिका ने सपनों की नगरी मुंबई का रुख किया। धीरे धीरे उसे मॉडलिंग में बहुत सारे काम मिलने लगे, लेकिन उसका असल पैशन एक्टिंग था और मॉडलिंग के काम इतने बढ़ गए थे कि फिल्मों के ऑडिशन देने का समय नहीं मिल पाता था। इस वजह से उसने मॉडलिंग के कई ऑफर ठुकरा दिए ताकि उसे ऑडिशन देने का वक्त मिल सके। एक्टिंग की दुनिया में भी उसे छोटी मोटी फिल्मों में काम मिलने लगा, लेकिन जैसा कि उसने सोचा था या जैसे कि उसने अपने लिए सपने देखे थे, वैसा काम उसे नहीं मिल रहा था। उसने काफी जगहों पर कोशिश की, लेकिन कोई बड़ी फिल्म उसके हाथ नहीं लगी। अब उसे अपने खर्चे भी खुद उठाने थे और 2010 में एक फिल्म के सिलसिले में वो दिल्ली जाती है। यहाँ एक पार्टी के दौरान उसकी मुलाकात दिल्ली के एक बिजनेसमैन राज त्रिवेदी से होती है। दोस्ती की शुरुआत होती है और फिर वो दोस्ती प्यार में बदल जाती है। राज त्रिवेदी से शादी के बाद कृतिका ने अपने सपनों को बिल्कुल नहीं छोड़ा और पूरी लगन और मेहनत से काम करती रही। कृतिका एक जगह से दूसरी जगह जाकर ऑडिशन देती और मॉडलिंग भी करती थी। वो दिल्ली में अपने पति राज के साथ रहती थी और जब उसे काम मिलता तो वो मुंबई चली जाती थी। कई कई दिनों तक वो घर से दूर रहती थी। शादी के पहले साल तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। कृतिका ने दिल्ली और मुंबई को एक साथ जोड़ा था। इसके बाद राज त्रिवेदी, कृतिका के पति, चाहते थे कि वो दिल्ली में ही रहे और जो काम वहां मिल रहे हैं उन्हें वही करें, वो मुंबई ना जाए। कृतिका ने जो अपने सपनों के लिए अपने माता पिता से लड़ी थी, अब पति से लड़ाई शुरू कर दी। अंततः शादी के 1 साल बाद दोनों का तलाक हो गया। घर की परेशानियों की वजह से कृतिका का मनोबल टूटने लगा। उसका माइंड डिस्टर्ब हो गया था। नतीजा ये हुआ कि जो काम उसे एक्टिंग में मिल रहे थे वो भी मिलना बंद हो गए थे। जो काम उसने इतने सालों से किया था और जो मेहनत वो कर रही थी, वो सब सपनों के पूरे होने से पहले ही खत्म हो रहे थे। यही सब सोचकर उसने नशीले पदार्थों का सेवन करना शुरू कर दिया। दिल्ली में रहते हुए कृतिका को विजय द्विवेदी नाम का एक शख्स मिला। उसने बताया कि वो कांग्रेस के गद्यावरली जनार्दन द्विवेदी का भतीजा है
और उसकी बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों से पहचान है और वो कृतिका को काम दिलवा सकता है। इसके बाद विजय ने कृतिका को दिल्ली से मुंबई ले आया। 2012 में कृतिका को एकता कपूर के बालाजी प्रोडक्शन हाउस में परिचय नामक टीवी सीरियल में काम मिल गया। कृतिका को लगा कि अब उसका करियर शुरू होगा। इसके बाद कृतिका और विजय ने शादी कर ली और मुंबई के लोखंडवाला में एक अपार्टमेंट में रहने लगे। लेकिन 2012 में ही कृतिका और विजय का रिलेशनशिप टूट गया और कृतिका ने विजय से डाइवोर्स ले लिया। इसी दौरान कृतिका को एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म रज्जोज में सहायक अभिनेत्री का रोल मिल गया। ये कृतिका के लिए पहला बड़ा प्रोजेक्ट था। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन कृतिका की एक्टिंग को लोगों ने काफी सराहा और तारीफ की। इस फिल्म की वजह से कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने उसे जानना शुरू कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे कृतिका का एक्टिंग करियर ट्रैक पर आने लगा। वो हिंदी फिल्मों के साथ साथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करने लगी। साथ ही उसे सावधान इंडिया नामक क्राइम शो में भी काम मिल गया। फिर 12 जून 2017 को अचानक ये खबर आई कि कृतिका का कत्ल हो गया है। ये सुनकर कृतिका की मां और भाई पुलिस के पास पहुंचे और कृतिका के बारे में सारी बातें बताई। इनकी कहानी सुनकर पुलिस का शक 2 लोगों पर गया। इसके बाद पुलिस ने दिल्ली में कृतिका के पहले पति राज त्रिवेदी से पूछताछ की। राज त्रिवेदी एक सामान्य इंसान था। उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। 2011 में डाइवोर्स के बाद शायद वो कभी कृतिका से मिला हो या बात की हो, लेकिन पुलिस ने उसके बयान दर्ज करने के बाद उसे छोड़ दिया। अब पुलिस का ध्यान दूसरे पति विजय द्विवेदी पर गया। उससे पूछताछ करने से पहले पुलिस ने उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पता किया और ये जानकारी मिली कि विजय 2012 से जेल में था। विजय का क्राइम था लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे लूटना। विजय द्विवेदी का सरनेम द्विवेदी था, जिससे उसने हाई प्रोफाइल लोगों को फंसाने में फायदा उठाया। वो कहता था कि वो कांग्रेस के जाने माने नेता जनार्दन द्विवेदी का भतीजा है। लोग उस पर आसानी से विश्वास कर लेते थे। विजय बातचीत में बहुत माहिर था और किसी को भी कन्विंस कर लेता था। लोग ये सोचते थे कि अगर ये उनके साथ हो तो पॉलिटिकल पावर भी उनके पक्ष में होगी। इस तरह से वो लोगों से पैसे ऐंठता था, बड़े बड़े लोन दिलाकर माफ कराने का लालच देता था। जब तक लोगों को ये एहसास होता कि उन्हें लूटा जा रहा है, वो पहले ही फरार हो जाता था। विजय ने बॉलीवुड के गोविंदा, श्वेता तिवारी और एकता कपूर जैसे बड़े नामों से ठगी की। साथ ही उसने कांग्रेस के एक नामी नेता अमरीश पटेल से भी लाखों की ठगी की थी। वो ये दावा करता था कि जनार्दन द्विवेदी उसके चाचा है। जब अमरीश पटेल को ये एहसास हुआ कि वो ठगा गया है, तो उसने चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान से शिकायत की। यहां भी विजय ने अपना बहरूपिया होने का खुलासा नहीं किया। उसने जनार्दन द्विवेदी के भतीजे के रूप में ठगी की थी। जब पृथ्वीराज चौहान को यह सब पता चला, तो उन्होंने जनार्दन द्विवेदी को बुलवाया और शिकायत की कि उनके भतीजे विजय ने अमरीश पटेल से ठगी की है। ये सुनकर जनार्दन द्विवेदी थोड़ा परेशान हो गए और उन्होंने कहा, मुझे ऐसा कोई भी भतीजा नहीं है जिसका नाम विजय हो। इनके नाम से वो ठग बदनाम कर रहा है। ये सुनकर चीफ मिनिस्टर फौरन पुलिस कमिश्नर को बुलवाते हैं और उनसे इस आदमी पर एक्शन लेने का आदेश देते हैं। अपनी इंस्पेक्शन के बाद क्राइम ब्रांच ने विजय को पकड़ लिया। ये आदमी कांग्रेस के एक और नेता सुरेश कलमाड़ी को भी ठगने वाला था, लेकिन ये तब तक नहीं हो पाया क्योंकि क्राइम ब्रांच ने उसे पकड़ लिया। कुछ सालों बाद ये छूट भी गया, लेकिन फिर 2016 में ये दोबारा अरेस्ट हुआ। इस बार 55 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर से। यहां भी उसने जनार्दन द्विवेदी का भतीजा होने का झूठ बोला था। इन सभी जानकारियों के बाद क्राइम ब्रांच की एक टीम अब उसे जेल में मिलने के लिए पहुंचती है। जेल में विजय द्विवेदी कृतिका से मिलने के बाद अपनी पूरी कहानी बताता है। वो कहता है कि 2011 में उसने कृतिका को दिल्ली के एक शॉपिंग मॉल में देखा था। देखते ही वो उस पर आकर्षित हो गया था और फिर उसने कृतिका का पीछा करना शुरू कर दिया। विजय ये जानना चाहता था
कि उसे क्या बात करके इम्प्रेस किया जाए, उसकी कमजोरी क्या है। इसे पता चला कि कृतिका मूवीज में एक्टिंग करना चाहती थी और हाल ही में उसका डाइवोर्स भी हुआ था। इसने कृतिका से किसी मॉडलिंग शूट पर मुलाकात की और उसे झूठ बोला कि वो कांग्रेस लीडर जनार्दन द्विवेदी का भतीजा है और उसकी बॉलीवुड में अच्छी जान पहचान है। इस तरह से दोनों के बीच दोस्ती हुई और वे मुलाकातें करने लगे। आखिरकार विजय कृतिका को लेकर मुंबई आ गया। फिर उन्होंने मुंबई में शादी कर ली और साथ में रहने लगे। करीब 1 साल तक दोनों साथ में रहे, लेकिन 2012 में एक दिन पुलिस उनके फ्लैट में आई और विजय को धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार कर लिया। उस दिन कृतिका को विजय की सारी सच्चाई पता चल गई। उसे ये भी पता चला कि विजय की पहले भी शादी हो चुकी थी और उसने अपनी पहली पत्नी को डाइवोर्स दिया था ताकि वो कृतिका से शादी कर सके। सच्चाई जानने के बाद कृतिका विजय से अलग हो गई और भैरवनाथ में रहने लगी। बीच में जब विजय जेल से छूटा तो उसने कृतिका से संपर्क किया और साथ रहने की बात की, लेकिन कृतिका ने सीधे मना कर दिया। इसके बाद विजय ने किसी फिल्म डायरेक्टर से 55 लाख रुपए की ठगी की, जिसके बाद वो फिर से जेल में चला गया। पुलिस ने अपनी जांच में बहुत कुछ पता कर लिया था, लेकिन कातिल का कुछ पता नहीं चला। हफ्ते बीत गए, पुलिस ने सैकड़ों लोगों से पूछताछ की, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा था और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब पुलिस ने हर एंगल से जांच की थी और इस दौरान पाउडर की रिपोर्ट आती है जो 12 जून को कृतिका के बेडरूम में बेड पर मिला था। यह पाउडर बॉलीवुड में काफी आम था और रेड मारने पर यह पदार्थ कई जगहों से मिलता रहता था। पुलिस सोचती है कि अब तक इतने सारे एंगल से जांच की जा चुकी थी, तो क्यों न पाउडर के एंगल से भी छानबीन की जाए। इस दौरान पुलिस को याद आया कि कृतिका की मां और भाई ने अपने बयान में बताया था कि कृतिका की पहली शादी टूटने के बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी और उसके बाद काम मिलने भी बंद हो गए थे। इस वजह से वो नशीले पदार्थों का सेवन करने लगी थी। फिर पुलिस ने कृतिका के पिछले 2-3 सालों के कॉल डिटेल्स निकाले और साथ में कृतिका के उस समय के कॉल डिटेल्स भी निकाले जब उसका डाइवोर्स हुआ था। इन सभी जानकारियों में पुलिस को एक नंबर मिलता है जो सनी नामक एक शख्स का था और वो पाउडर सप्लायर था। चूंकि कृतिका बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रही थी, इस कारण उसके दोस्त भी ऐसे ही लोग बन गए थे। पुलिस ने बताया कि अगर आप फिल्मों में स्ट्रगल कर रहे हैं तो ऐसे लोग आपके संपर्क में आ सकते हैं। सनी कृतिका से मिलता था, उससे बातचीत करता था और नशीले पदार्थ का सप्लाई करता था। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस सनी से पूछताछ करने के लिए जेल पहुंचती है। सनी ने स्वीकार किया कि वो कृतिका को पाउडर सप्लाई करता था और चूंकि वो इस चक्कर में जेल जाता रहता था, इसलिए उसने कृतिका को एक इमरजेंसी नंबर दे दिया था ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो वो इस नंबर पर फोन कर सके। दूसरे डाइवोर्स के बाद कृतिका को मदद की जरूरत पड़ी, लेकिन इस समय तक सनी जेल में जा चुका था। कृतिका ने इमरजेंसी में उस नंबर पर फोन किया जो शकील नामक एक आदमी का था। सनी इसी आदमी से पाउडर लेकर बेचता था। अब पुलिस शकील को ढूंढना शुरू करती है। पुलिस को क्राइम सीन से एक शर्ट, टी-शर्ट और लोहे का पंच मिला था और वो ये पता करने की कोशिश कर रही थी कि ये चीजें किसकी है। पुलिस ने नाला सोपारा और गोवंडी नामक इलाकों में जांच शुरू की और शकील और बसु कमदास को पकड़ लिया जो पाउडर सप्लायर थे। अब पुलिस इन दोनों से पूछताछ शुरू करती है। शकील ने बताया कि सनी के जेल जाने के बाद वो कृतिका को पाउडर सप्लाई करने लगा था। धीरे धीरे कृतिका और शकील की अच्छी दोस्ती हो गई। अब दोनों के बीच उधारी पर पाउडर की डीलिंग होने लगी थी। आगे चलकर अगस्त 2016 में शकील भी अरेस्ट होकर जेल चला जाता है। इस समय शकील के ऊपर काफी कर्ज हो चुका था क्योंकि वो अपने सीनियर सप्लायर बसु कमदास उर्फ बादशाह से पाउडर उधार लेकर कृतिका को उधारी पर देता था। जब शकील जेल में था तो उसकी कमाई भी रुक गई थी और ऊपर से कर्ज बढ़ने लगा था। 2017 में जब शकील जेल से बाहर आया तो बादशाह उससे पैसे मांगने लगा। शकील ने कहा कि पैसे कहां से लाए, क्योंकि उसने कृतिका को कुछ पाउडर उधार दिए थे और उसके ऊपर 6,000 रुपए का बकाया था।
शकील कृतिका से मिलकर अपने पैसे मांगने लगता है, लेकिन कृतिका बहाने बनाकर उसे टाल देती है। ऐसे करते करते कई महीने बीत गए। फिर शकील ने फैसला किया कि वो कृतिका के घर जाएगा और 6,000 रुपए वसूलेगा। यदि पैसे नहीं दिए तो वो कृतिका को मार डालेगा। 8 जून 2017 को शाम के समय शकील और बसु कमदास कृतिका के घर पहुंचे। ये लोग छुप कर आए ताकि किसी की नजर इन पर न पड़े। क्योंकि शकील कृतिका का दोस्त बन चुका था तो कृतिका ने इनका स्वागत किया। थोड़ी देर रुकने के बाद शकील अपने उधारी के पैसे मांगने लगा। कृतिका ने कहा कि अभी उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वो बाद में लौटा देगी। ये सुनकर शकील जबरदस्ती पैसे मांगने लगा और कहा कि जब तक पैसे नहीं मिलेंगे वो वहां से नहीं जाएगा। ये सुनकर कृतिका ने शकील को धमकी दी कि अगर वो घर से नहीं निकले तो वो चिल्लाकर सबको बुला लेगी और कहा कि अगर वो इलीगल काम करता है तो फिर से जेल चला जाएगा। ये सुनकर शकील को गुस्सा आ गया और वो अपने साथ पंच लेकर आया था। शकील और दास ने पंच पहनकर कृतिका के सिर पर हमला करना शुरू कर दिया। पहले ही वार में कृतिका जमीन पर गिर गई और दोनों के कपड़ों पर खून लग गया। दोनों ने सोचा कि अगर बाहर किसी ने इन्हें इस हाल में देख लिया तो ये सब गड़बड़ हो सकता है। इसलिए उन्होंने जल्दी से अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए ताकि खून के धब्बे न दिखें। शकील ने पंच वही छोड़ दिया और दोनों ने मिलकर कृतिका का शव किसी तरह से छिपाने की कोशिश की। इसके बाद दोनों ने कृतिका के शव को छिपाने के लिए एक और तरीका अपनाया। उन्होंने एसी को 19 डिग्री सेल्सियस पर सेट कर दिया और पंखे चालू कर दिए ताकि शव पर एसी की ठंडी हवा लगे और वो जल्दी सड़ने न लगे। शव के जल्दी सड़ने से साक्ष्य मिटने का डर था, इसलिए ये कदम उठाया गया था। इसके बाद शकील और दास ने कृतिका के शरीर से उसके सारे जेवर निकाल लिए और घर से 2,200 रुपए कैश भी ले लिए। क्योंकि शकील और कृतिका पहले से दोस्त थे तो उसे पता था कि फ्लैट में कौन सी चीज कहाँ रखी है और उसे ये सब लेने में कोई परेशानी नहीं हुई। दोनों ने फिर घर का ताला और चाबी ली और दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया ताकि कोई भी कृतिका के फ्लैट में घुसकर उसे देख न सके। फिर दोनों शकील और दास वहां से भाग गए। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ हो गई कि इन दोनों ने 6,000 रुपए के लिए कृतिका का कत्ल कर दिया। ये बात काफी हैरान करने वाली है क्योंकि इतनी छोटी रकम के लिए किसी की जान लेने का निर्णय लिया गया। ये घटना सभी को हैरान कर रही है क्योंकि कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर इतनी छोटी सी रकम के लिए एक इंसान की जान क्यों ले ली गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और दिलचस्प क्राइम केस की कहानियों के लिए हमारे चैनल ट्रू क्राइम डेप्थ्स को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम आपको अपराध की दुनिया की गहरी सच्चाइयों से रूबरू कराएंगे। अगर आपके पास कोई सुझाव या सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और याद रखें, सच्चाई हमेशा गहरी होती है।